इस गुप्त आक्रमण एपिसोड 3 के पुनर्कथन में हम देखते हैं कि पैगॉन बेटों को अपने लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के साधन के रूप में अराजकता फैलाने की अपनी योजना के बारे में समझाता है। फिर वह कुछ पहचाने देता है जिन्हें वे अपनी कार्य योजना के लिए अपनाएंगे। इस बीच न्यूज़ कर्लूस के एक अन्य भाग में ग्रेविक्स करल काउंसिल को डॉक्टर रोजर डाल्टन द्वारा बनाई जा रही मशीन दिखाता है और बताता है कि पैगॉन की टीम क्या करने जा रही है। उनका हमला पृथ्वी के नायकों को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करेगा और आगामी लड़ाई उन्हें ऐसा करने की अनुमति देगी। उक्त मशीन का उपयोग करके अपनी स्वयं की क्षमताएं हासिल करें। ग्रेविक आगे बताते हैं कि पैगॉन का हमला पृथ्वी पर एक चौतरफा युद्ध की शुरुआत होगी और वे इसके बाद होने वाली सभी अराजकता का फायदा उठाएंगे। 1998 में न्यूयॉर्क वापस जाते हुए हम देखते हैं कि एक युवा फ्यूरी वर्रा से मिलने के लिए एक भोजनालय में प्रवेश करता है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने से पहले उसके मिशन के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में वापस जाते हुए हम देखते हैं कि फ्यूरी ने वर्रा के साथ नाश्ता किया और दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि लंबे समय तक दूर रहने के बाद वह पृथ्वी पर वापस क्यों आया है। बातचीत एक लड़ाई बन जाती है क्योंकि फ्यूरी वर्रा से सवाल करता है कि क्या वह ग्रेविक के संपर्क में था, क्योंकि वह ब्लिप से लौटने के बाद उसे छोड़ने के अपने फैसले का जवाब देती है। वर्रा कॉल लेने के बाद चला जाता है। फ्यूरी को इस कृत्य पर अत्यधिक संदेह है। न्यूज़ क्रुल्लोस में ग्रेविक ने जिया को अपना संदेह व्यक्त किया कि किसी ने ब्रोगन को अधिकारियों के पास भेज दिया होगा, जिसके कारण पिछले एपिसोड में उसकी गिरफ्तारी हुई। जिया ने यह कहकर अपने आरोप को खारिज कर दिया कि ब्रोगन कमजोर है क्योंकि ग्रेविक ने उसे अगले दिन अपने साथ जाने का आदेश दिया है। उस टकराव के बाद ग्रेविक अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बातचीत करने के लिए जिया को टेलोस से मिलने ले जाता है। स्करल जनरल की कार से बाहर निकलने के साथ जिया आगामी हमले और उसके सटीक समय के बारे में एक टेक्स्ट संदेश भेजता है। एक संग्रहालय के अंदर टेलोस ग्रेविक से अकेले में बात करता है और युवा स्कल को ग्रह पर कब्जा करने की अपनी योजना को रोकने के लिए कहता है। जिया को जान से मारने की धमकी देने के बाद टेलोस उस पर झपटता है, जिससे आसपास के प्रच्छन्न स्कल्स का आकार ग्रेविक के मानव रूप में बदल जाता है। जनरल उन्हें अपने भेष में वापस जाने का संकेत देता है क्योंकि वह उनके ग्रह पर कब्जा करने के लिए सभी मनुष्यों की हत्या को उचित ठहराता है। अपनी ओर से टेलोस ने वादा किया है कि जब ग्रेविक अपना युद्ध शुरू करने का फैसला करेगा तो वह उसे गुमनामी का लाभ नहीं मिलने देगा। जवाब में ग्रेविक जिया को फिर से ऊपर लाता है, जिससे टेलोस उस पर हमला करने के लिए प्रेरित होता है। वह जाने से पहले छोटी स्कल को उसकी बेटी को उसकी योजनाओं से बाहर करने की धमकी देता है। संग्रहालय के बाहर एक अजनबी गायब होने से पहले टेलोस को एक फोन देता है। ग्रेविक फिर जिया की कार में प्रवेश करता है और उसके साथ निकल जाता है। फ्यूरी एक बार के अंदर टेलोस से मिलता है और उसे सूचित करता है कि एक स्कल संयुक्त राज्य सरकार में एक उच्च पद पर है और उसे बाहर निकालने की जरूरत है। टेलोस ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फ्यूरी द्वारा उससे विनती करने के बाद वह मान गया। जैसे ही वे एक साथ यात्रा कर रहे हैं, टेलोस ने खुलासा किया कि गिया ग्रेविक की योजनाओं को लीक करके अंदर से उसके मुखबिर के रूप में काम कर रहा है। टेलोस की बेटी द्वारा दी गई जानकारी के साथ फ्यूरी ने सोनिया फाल्सवर्थ को फोन किया और उसे बताया कि नेपच्यून, एक ब्रिटिश पनडुब्बी, पर स्कल्स द्वारा हमला किया जाने वाला है और इसका उपयोग तृतीय विश्व युद्ध शुरू करने के लिए किया जाएगा। फिर वह फ्यूरी को नेपच्यून के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर रॉबर्ट फेयरबैंक्स की पहचान और स्थान देती है ताकि उसकी कठिनाई में मदद की जा सके। उक्त स्थान पर ड्राइव के दौरान टेलोस ने खुलासा किया कि उसने और अन्य स्कल्स ने फ्यूरी को रैनको में चढ़ने और शील्ड का निदेशक बनने में मदद करने के लिए वर्षों तक उसके गुप्त जासूस नेटवर्क के रूप में काम किया। कुछ ही समय बाद वे अपने लक्ष्य के स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि फेयरबैंक्स ने टेलोस को बंधक बना लिया है, जबकि फ्यूरी के पास उसका बेटा बंदूक की नोक पर है। वे एक दूसरे के बंधकों को रिहा करने के लिए सहमत हो जाते हैं क्योंकि फ्यूरी को पता चलता है कि नेपच्यून संयुक्त राष्ट्र के विमान पर अपना हमला शुरू करने वाला है। फेयरबैंक्स से पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि टेलोस द्वारा उसे ग्रेविक से बचाने की पेशकश के बाद वह भेष बदलकर स्कल है। बातचीत बदतर हो जाती है क्योंकि फेयरबैंक्स ने नेपच्यून के हमले को निरस्त करने वाला कोड देने से इनकार कर दिया, जिससे फ्यूरी ने उसके पैर में गोली मार दी। टेलोस ने उसे दूर चलने के लिए कहा क्योंकि वह इसे फेयरबैंक्स से प्राप्त करने का प्रयास करने जा रहा था। दुर्भाग्य से गिया का उल्लेख करने के बाद टेलोस ने उसके दिल में गोली मार दी। प्रच्छन्न फेयरबैंक्स के मृत होने के बाद टेलोस ने उसका लॉन्च टर्मिनेशन पासवर्ड प्राप्त करने के प्रयास में अपनी बेटी को कॉल किया। जिया को न्यूज़ कलूस में आयोजित होने वाले वास्तविक फेयरबैंक्स से कोड मिलता है, जिससे इस प्रक्रिया में उसका पर्दा उठ जाता है। इसके बाद टेलोस नेपच्यून के हमले को विफल करने के लिए जानकारी का उपयोग करता है।
इस बीच जिया न्यूज़ कलूस से भागने की तैयारी करती है। कुछ ही समय बाद फ्यूरी पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए टेलोस के साथ मिलकर ग्रेविक की पिछली पेशकश के बारे में बात करता है। टेलोस ने दोहराया कि उसने ग्रेविक के साथ जाने के बजाय फ्यूरी का साथ देना चुना। जबकि ऐसा हो रहा है, जिया को स्कल जनरल ने पकड़ लिया है और अपने उद्देश्य के प्रति गद्दार होने के कारण उसे मार डाला गया है। वर्रा को एक कॉल आती है और वह तुरंत अपना घर छोड़ने का फैसला करती है। वह एक केस को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे उसके अंदर एक हैंडगन मिलती है और उसे 1 घंटे में सेंट जेम्स जाने के लिए कॉल आती है। वर्रा जवाब देता है कि वह ग्रेविक से बात करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर से आवाज आती है कि वह उससे बात करने जा रही है, न कि स्कल जनरल से।